नमस्कार, जय हिंद। भारत सरकार ने बजट सत्र 2023-24 के अंतर्गत युवाओं के लिए क्या कुछ नया लाया है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इको स्टडी। तो भारत सरकार ने बजट सत्र 2023-24 के अंतर्गत 7 चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। उस 7 चीज में से एक जो चीज है वो है यूथ पावर। यूथ पावर का नाम दिया गया है अमृत पीढ़ी। मतलब जितने भी युवा हमारे देश के हैं वो उनका क्या नाम है? अमृत पीढ़ी। इसके अंदर 3 चीज लाई गई। क्या 3 बातें कही गई? पहली बात जो है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह स्कीम पहली बार 2016 के अंदर अरुण जेटली साहब ने बजट सत्र में पेश किया था। उन्होंने बताया था कि 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग का मतलब अगर आप अभी 1 घंटे के अंदर 5 बिस्किट बनाते हैं तो आपको मशीन कैसे चलाया जाता है, पढ़ाई आपको सिखा करके फिर आप सीखने के बाद वही 1 घंटे के अंदर आप 20 बिस्किट बनाने लगेंगे, उसे कहते हैं स्किल ट्रेनिंग। तो 1 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की बात अरुण जेटली साहब ने किया था। लेकिन आप यहां पर डाटा देख पा रहे होंगे, मात्र 50 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिया गया। और स्किल ट्रेनिंग मतलब ITI वगैरह, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ITI जो है वो ट्रेनिंग देती है। तो 50 लाख युवाओं को पिछले 4 सालों के अंदर दिया गया है। तो ये 50% स्कीम जो है वो सक्सेस रेट है इसका। इसी को फिर से लाया गया है, कहा गया स्किल युवाओं को देंगे ताकि वो अच्छा हो सके, ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। दूसरा जो आपका बात कहा गया है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। टूरिज्म सेक्टर क्या कहा गया है कि 50 ऐसे डेस्टिनेशन को चूज किया जाएगा, 50 ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 स्थल को ऐसे चूज करके, जैसे अगर गया में बुद्ध भगवान की ट्री जो है वो बहुत ही फेमस है, तो वो एक अगर डेस्टिनेशन बनता है तो उसको अच्छा तरीका से उसको प्रचार प्रसार किया जाएगा वर्ल्ड लेवल पे। वहां पर आएंगे बाहर से पर्यटक, वहां पर आप साइड में दुकान लगाएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा। वहां पर आप कुरकुरे बेचेंगे, वहां पर आप चाय बेचेंगे, वहां पर आप गुपचुप बेचेंगे तो आपको दुकान मिलेगा, तो आपको रोजगार मिलेगा। तो सरकार ने दूसरा स्कीम ये लाया कि टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा तो आपको रोजगार मिलेगा। तीसरा जो सरकार ने बात किया है वो मॉल का, कि मॉल खोला जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो उस डिस्ट्रिक्ट का पहचान है, किसी भी चीज के अंदर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का पहचान है, सपोज गया के अंदर अगर तिलकुट का पहचान है, तो क्या कि उस मॉल के अंदर तिलकुट बिकेगा, उसमें आकर के आप दुकान खोलिएगा। अगर अगर कहीं कपड़ा बहुत अच्छा कोई बनाते हैं, बनारस की साड़ी बहुत अगर फेमस है, तो बनारस में मॉल खुलेगा, वहां पर अलग अलग साड़ियां मिलेगी, अलग अलग लोग अपने हाथ से बना करके लाएंगे और उनको जॉब मिलेगा। तो आपको तो पता है सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, वो जॉब प्राइवेट होगा। तो ये 3 बातें आपके लिए कही है सरकार ने, जो कि इस बजट में आया है। एक चीज से सभी कोई बहुत नाराज होना चाहिए, वो बात है कि सरकार ने कहीं भी नहीं कहा है कि कितना हम रोजगार देंगे आने वाले सालों में। कहीं पर भी सरकार ने बात नहीं किया कि कितना रोजगार आने वाले सालों के अंदर देने वाले। इसलिए भी नहीं बात किए होंगे क्योंकि मोदी साहब ने 2014 के इलेक्शन के टाइम उन्होंने घोषणा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं। इसलिए फिर से गलती दोहराना नहीं चाह रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने घोषणा इस वजह से नहीं किया। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि लगभग 7 लाख के आसपास वैकेंसी में चयन हुआ है लोगों का, 22 करोड़ लोगों ने उसे फिल किया।
22 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन भरा है और मात्र 7 लाख के आसपास लोगों का चयन हुआ है। आप अगर निकालना चाहते हैं कि कितना सक्सेस का कितना रेट है, कितना प्रतिशत है, तो अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.003%, 0.003%। मतलब मात्र 1000 लोगों में से मात्र 3 लोग जो होंगे उनका चयन हुआ है। कितने? मात्र 3 लोगों को 1000 लोगों में से उनका चयन हुआ है। पिछले साल का ये रिकॉर्ड है। मतलब आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और आपका सक्सेस रेट कितना है? मात्र 0.003%। ये आपको दूसरा मैं डाटा देना चाहता हूं युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है कि अगले साल 100 से ज्यादा एग्जाम कैंसिल हुई है। 100 से ज्यादा एग्जाम कैंसिल हुई है। उसमें एक बीपीएससी का भी एग्जाम है, यूपीपीसीएस वगैरह का भी एग्जाम है, दरोगा वगैरह का भी एग्जाम है। तो बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हुई। अब सरकार नहीं जानती है कि कोई भी स्टूडेंट कितना मेहनत से वो एग्जाम सेंटर पे देने जाता है। आजकल का तो हाल ये हो गया है कि सेंटर आप दूर दूर देते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं देते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट से है स्टूडेंट उस डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, नहीं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट देते हैं। तो आपको नहीं पता है सरकार जी कि कितना मेहनत से स्टूडेंट सेंटर के पास पहुंचता है। वो ट्रेन में मर मर के खड़ा होने का भी जहां पे जगह नहीं होता है, आप देख सकते हैं, वैसे स्टूडेंट जाते हैं और जाने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये हाल है। और आपको हाल बताना चाहता हूं कि उनको अगर नौकरी नहीं मिली, 3 ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है, उम्र भी जा रहा है। इससे जो विद्यार्थी है वो स्ट्रेस में आ जाते, वो सोचने लगते, स्ट्रेस में आ जाते। एक उम्र होता है किन्हीं का भी जॉब करने का, उनके बाद उनके ऊपर दायित्व होता है घर संभालने का। वो उम्र में अगर नौकरी नहीं किए तो आपका पूरा जिंदगी तबाह है। अगर लग गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये सरकारों के चक्कर में इस उम्र में किन्हीं की लगती है, किन्हीं को नहीं लगती। ये सरकार अपना पॉलिटिक्स करती है और हमारे उम्र जो है जिसमें नौकरी करना चाहिए उसको खाती है। तो आपको मैं एक डाटा देना चाहता हूं कि जो लोग हैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, स्ट्रेस होकर के, कुछ लोग जो स्ट्रेस को झेल सकते हैं अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वो अब दुकान खोल लेते हैं कि छोड़ो अब नौकरी नहीं लगेगी, एक दुकान को ही खोल लिए, उससे वो चले गए वहां पर। उनका जो टैलेंट, उन्होंने जो पढ़ाई किया मेहनत से जाकर के बाहर, कुछ नहीं, बस वो दुकान आप खोल लिए, खत्म कहानी। और जो स्ट्रेस झेल नहीं सकते स्टूडेंट, वो क्या कर लेते? सुसाइड कर लेते। आपको बताना चाहता हूं कि हर एक दिन 43 मिनट के अंदर हर एक स्टूडेंट जो है वो आत्महत्या करता है। हर एक 43 मिनट के अंदर एक स्टूडेंट जो है वो आत्महत्या करता है इस देश के अंदर। क्यों करता होगा? कौन उसका दोषी है? वो स्टूडेंट दोषी है। स्टूडेंट ने पढ़ाई भी मेहनत से किया होगा, स्टूडेंट ने एग्जाम देने के लिए भी गया होगा, चयन नहीं हुआ, वैकेंसी कम था, एग्जाम कैंसिल हो गया, मेरिट लिस्ट में छट गया। कौन इसका दोषी है? हम या सरकार? आप दोषी। तो इसलिए आप जो इतना, हम लोग युवाओं को इतना आप साइड रख करके जो चल रहे हैं, आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हम ही युवाओं जो है आपके लिए वोट देते थे 14 के अंदर, 18 के अंदर। हम ही युवा अपने माँ बाप को प्रेरित करके, नहीं इनको वोट दो, इनको वोट दो। हम ही वो युवा आगे आए बढ़ चढ़ करके और आपको जिताए। और आपने 5 सालों के अंदर अभी तक क्या किया है? क्या किया है? हमें क्या दिया है? अमृत पीढ़ी का नाम दिया है। और क्या किया है आपने? हमने अग्निवीर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे गांवों के अंदर पहले जो अग्निवीर से पहले बच्चे 3 से 4 बजे उठ करके दौड़ना स्टार्ट कर देते थे, फिर 7 बजे उनकी कोचिंग होती थी, वो पढ़ते थे और उनका ललक होता था कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं, मैं सीआरपीएफ के अंदर जाऊं, मैं बीएसएफ के अंदर जाऊं, और वो जाते थे। बहुत सारे जाते थे, हर गांव से 3-4 लोग जाते ही थे। अब आपने जो ये काम किया है अग्निवीर, 5 सालों के लिए युवा तो गए,
जब उनको पढ़ने, सबसे बेस्ट टाइम जब होता है किसी युवा के लिए कि वो काम करेंगे, वो होता है 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में, कि उनको जॉब लगेगा, अच्छा जॉब, वो पढ़ाई करेंगे मेहनत से, उनको लगेगा। आपने ये साल क्या किया, 5 सालों के लिए रखूंगा, उसके बाद मैं तुमको बिक दूंगा। और सरकार का जस्टिफिकेशन क्या है? सरकार कहती है कि नहीं, आपको मैं बाहर बिकूंगा नहीं, आपको मैं कहीं प्राइवेट के अंदर जॉब दे दूंगा, कहीं सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जॉब दे दूंगा। अरे भैया, दे भी दोगे तो जो हमारा पहले कंसिस्टेंट था, उसका शादी भी विवाह, उसके बच्चे हो चुके होंगे, वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? उनके लिए तो दिक्कत होगी फ्यूचर में, कब उनका जॉब चला जाए। तो ये सरकार अग्निवीर स्कीम हमको दी, और क्या दी? कोई भी आईआईटी नहीं दी। सरकार ने कोई भी आईआईटी अभी तक नहीं खोला है ये 7-8 सालों के अंदर। तो ये सरकार ने हम लोगों को दिया है। अब आप इतना सुनने के बाद लग रहा होगा कि ये मोदी विरोधी है, ये कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है, ये आम आदमी पार्टी का हो सकता है, समाजवादी पार्टी का। मैं किसी भी पार्टी से नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक सिंपल छात्र हूं, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, बस मैं छात्र की आवाजों को रखना चाह रहा हूं। हमें बस सरकार की आर्थिक नीतियों से दिक्कत है। सरकार ने अच्छा काम भी किया है, जैसे कि राजकोषीय घाटा को कम करना, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना। पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था? लगभग 5.5 लाख करोड़ था, उसको 7.5 लाख करोड़, उसको फिर 10 लाख करोड़ इस बार कर दिया गया। बहुत अच्छी बात। फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार ने बढ़ाया, उसे कहते हैं दैट इज बैंक अकाउंट हर घर के अंदर पहुंच गया, हर महिलाओं को खोला गया। लगभग 65 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट खोला गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद और सरकार ने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, कि सोलर पावर, हाइड्रो पावर, वो सब में बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। तो सरकार ने अच्छा काम किया है। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सरकार 100% गलत है, गलत है, लेकिन कुछ सही भी है। लेकिन मैं गलत चीजों को बता रहा हूं जो कि छात्रों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और आगे मैं बताना चाहता हूं कि यही छात्र जो होंगे, आने वाले टाइम में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात। भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है आने वाले टाइम में, इलेक्शन से पहले, बहुत अच्छी बात। हम लोग जुलूस जुलूस भी निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तलवार लाठी भी रोड पर निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग लास्ट में वोट भी देंगे सरकार को राम मंदिर के नाम पर, यह भी बहुत अच्छी बात है। जबकि सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, युवा के लिए कुछ भी नहीं किया। सभी वैकेंसीज को खाती जा रही है, कोई भी नया वैकेंसीज नहीं आ रहा है। हाँ, अब इलेक्शन का टाइम आया तो अब धीरे धीरे आप लाना स्टार्ट करेंगे। आप फिर से बढ़कर चढ़ के इनको वोट देना, फिर से इनको जिताना, और फिर से ऐसे ही बेरोजगार होना। फिर आपका जब उम्र चले जाए तो आप ये क्या करना, एक दुकान खोल लेना, एक कहीं पर जाकर के दुकान आप साइड में खोल लेना, है ना। फिर 30 साल के बाद बोलना हमारा मोदी सरकार ने तो लाइफ खा गया। खाया नहीं, आपने साथ दिया था। इसलिए आप जो है, घर की पीढ़ी है, आपको अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो आपको मां बाप के भी ऊपर इफेक्ट आ रहा है, आपके पूरे परिवार के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो अगर सरकार सोचती है कि अच्छा युवा कम है, छोड़ो ना युवा को, देखो देखो गरीब को, फार्मर को देखो, जो भी उद्योगपति को देखो, मिडिल क्लास को देखो, तो ये सरकार का सोचना गलत बात है। क्योंकि अगर युवा प्रभावित होगा तो उसका परिवार प्रभावित होगा। उसी तरीके से अगर युवा वोट देना बंद किया तो उसका परिवार वोट देना बंद कर देगा, और आप इलेक्शन हार जाएंगे। और ये जल्द होने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं। तो इसलिए सरकार भी सतर्क हो जाए इस चीज से, ताकि युवाओं के लिए नया नया रोजगार लाया जाए। अब बात आता है क्यों क्यों सरकार अभी तक बेबस है, क्यों नहीं रोजगार ला पाई, क्या दिक्कत है, और कहां से सरकार रोजगार ला सकती है, कुछ बता सकते हैं? तो हाँ, मैं आपको बताता हूं, आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहां से हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है। पहले सेक्टर को प्राइमरी कहा जाता है, दूसरे को सेकेंडरी कहा जाता है, और तीसरे को टर्शियरी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? जिसके अंदर एग्रीकल्चर आता है, खेती बाड़ी आता है, जो कहा प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर इंडस्ट्री आता है, उद्योगपति, उद्योग लगाना, वो सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शियरी के अंदर क्या आता है? सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है? आईटी वाली कंपनी आती है, लाइक
लाइक टूरिज्म सेक्टर आता है, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये जो सारा चीज है बीपीओ, वो सारा किसके अंदर आता है? सर्विस सेक्टर के। आईटी, कंप्यूटर सर्विसेज, सारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर के अंदर हमारे कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, और इंडस्ट्री के अंदर कितने, सर्विसेज के अंदर कितने, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको जानना होगा लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स किसे कहते हैं। लेबर फोर्स कहा जाता है कि आप अगर काम करने के लिए चाहते हैं कि मैं काम करूं, प्लस आप सक्षम हैं काम करने के लिए, तब आप लेबर फोर्स हैं। क्या है? लेबर फोर्स। कि मैं विलिंगनेस भी रखता हूं, चाहत भी रखता हूं, प्लस एबिलिटी भी है, सक्षम भी हूं, तो हम क्या है? लेबर फोर्स। ठीक है। जैसे अगर आप कोई ऑडी को खरीदना चाह रहे, तो आप विलिंगनेस रख रहे हैं, चाहत रख रहे हैं कि मैं ऑडी को खरीदूं, लेकिन क्या आपका एबिलिटी है? अगर नहीं है तो आप ऑडी नहीं खरीद पाएंगे, लेबर फोर्स में नहीं होंगे। उसी तरीके से कोई अगर बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो चाह रहा है, उसके माँ बाप नहीं है, तो वो चाह रहा है मैं काम करूं खाने पीने के लिए, तो वो चाहत तो रख रहा है, विलिंगनेस, लेकिन वो क्या एबिलिटी है? सक्षम है? नहीं। तो वो लेबर फोर्स है? नहीं। कोई बूढ़ा इंसान है, तो बूढ़ा इंसान चाह रहा है नहीं मैं काम करूं, क्या विलिंगनेस है? हाँ है। क्या एबिलिटी है कि वो काम कर सकता है? नहीं। तो वो क्या लेबर फोर्स है? नहीं। तो लेबर फोर्स किसको कहते हैं? विलिंगनेस और एबिलिटी, चाहत और सक्षम होना चाहिए, तभी उसको लेबर फोर्स कहते हैं। हमारे देश के अंदर 48 करोड़ लोग जो है वो लेबर फोर्स, मतलब जो काम करना चाहते हैं और सक्षम भी हो। कितना? 48 करोड़ लोग जो है वो लेबर फोर्स। 48 करोड़ लोगों में से 41% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर है। कितना परसेंट? 41%। तो जब 41% आप निकालेंगे 48 करोड़ का, तो कितना आएगा? 20 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ के आसपास आपके लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर के अंदर लेबर फोर्स है। अगर आप बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर का, तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो आपके लोग हैं वो लगभग आपके 15% है। कितना परसेंट? लगभग नहीं, 22 से 23% लोग आपका इंडस्ट्री के अंदर है। सॉरी, 22 से 23% लोग जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर है लेबर फोर्स का। तो 48 करोड़ का अगर 22 से 23% निकालेंगे, लगभग 15 करोड़ बनेगा, सॉरी 12 करोड़ बनेगा। तो 12 करोड़ आपके जो लोग हैं वो क्या है? इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। सर्विसेज सेक्टर की अगर बात करते हैं, सर्विस सेक्टर 32% जो लेबर फोर्स है वो सर्विस सेक्टर के अंदर। कितना? 32% लोग सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये अगर बात करते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर आपका कितना आ जाता है, 32% अगर आप निकालिएगा 48 का, तो वो आपका कितना आ जाएगा? लगभग 15 करोड़ के आसपास। तो 15 करोड़ लोग सर्विस सेक्टर में है, 12 करोड़ लोग इंडस्ट्री सेक्टर में है, और 20 करोड़ लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर है। इतने लोग हो गए, लेकिन इनका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में? जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी कहा जाता है कि हमारी देश की संपत्ति कितनी है। आपका घर का संपत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? वेल्थ। हमारे देश की कितनी संपत्ति है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी। हमारा देश का संपत्ति 340 लाख करोड़ है, 340 लाख करोड़, जिसमें में से अगर बात किया जाए एग्रीकल्चर का कितना है? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मात्र 15% का है। सहयोग कितना परसेंट का है? 15% का है। अगर बात किया जाए इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का कितना परसेंट का सहयोग है? 22 से 23% का सहयोग है इंडस्ट्री का, 22 से 23% का। और सर्विस सेक्टर का अगर देखा जाए कि कितना हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, 61% कंट्रीब्यूशन है। कितना? 61%। अब आप सोच सकते हैं यहां से कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोग कितने काम कर रहे हैं? कितने काम कर रहे हैं? 20 करोड़ लोग। और कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं? 15%। 41% लोग काम कर रहे हैं लेबर फोर्स का, और कंट्रीब्यूशन है मात्र 15% का। इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात करते हैं तो हमारा कितने परसेंट लोग हैं लेबर फोर्स का? 22 से 23%, 12 करोड़ लोग हैं, और कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा उनका? दैट इज आपका लगभग 23%, 22 से 23% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो कितना परसेंट लोग काम करते हैं? 32% लोग काम करते हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना? 61% का।
एग्रीकल्चर के अंदर 41% काम करते हैं और कंट्रीब्यूशन है 15 का, और यहाँ 32% काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन है 61 का। मतलब सर्विस सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एज कंपेरिजन टू अदर सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट, ज्यादा वेल्थ के अंदर, संपत्ति के अंदर सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान है और ये सबका कम योगदान। लेकिन एक चीज जानना होगा कि ज्यादा लोग कहां है, ज्यादा लोग आपका प्राइमरी के अंदर है और योगदान कौन दे रहा है वेल्थ के अंदर, सेकेंडरी। लोग यहां पर कम है। तो एक आपको डाटा दिखाना चाहता हूं कि 2010 से 11 में इकोनॉमी सर्वे का डाटा है कि 1994 से 2006 के बीच में जो सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 10% से इंक्रीज किया, 10% से इंक्रीज किया जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये रोजगार सिर्फ 4% दे सका। कितना परसेंट? सिर्फ 4.2% रोजगार दे सका। मतलब 10% बढ़ा, संपत्ति में 10% का इजाफा हुआ सर्विस के कारण, और रोजगार कितना दिया? 4% का। मतलब रोजगार ये कम दे पा रहा है। कौन? सर्विस सेक्टर के अंदर। कि ये संपत्ति के अंदर तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन रोजगार सर्विस सेक्टर के अंदर नहीं हो रहा है। और इंडियन इकोनॉमी जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो निर्भर हो गई है सर्विस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक है ये सेक्टर जो 2/3 जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2/3 जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इससे आ रहा है, एक सेक्टर से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से। आप सोच सकते हो कि क्या हाल होगा। आप भी जानते हो कि अगर कोई घर है उसके अंदर एक इंसान कमाने वाला हो तो उस घर का रिस्क ज्यादा होता है। सारा जितना भी काम है उस इंसान के ऊपर थोप दिया जाता है, कि उसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका घर कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा। अगर वो इंसान बीमार हो गया तो आपका घर चौपट हो गया। इसलिए एक इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपके घर में 4-5 कमाने वाले हों तब आपका घर, कि कोई भी बीमार होगा तो कोई टेंशन नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे कि सर्विस सेक्टर के ऊपर सिर्फ फोकस कर रहा जा रहा है। एक ही इंसान के ऊपर अगर इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है तो कब वो बीमार हो जाए कौन पता, कब बीमार हो जाए कोई नहीं जानता। तो बैठ जाएगा तो पूरा इकोनॉमी बैठ जाएगा। इसलिए सरकार को सिर्फ सर्विस सेक्टर नहीं, दूसरे सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए इक्वल। लाइक आपका प्राइमरी सेक्टर, लाइक आपका सेकेंडरी सेक्टर, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किस तरीके से सरकार ध्यान दे सकती है, कैसे बढ़ा सकती है रोजगार को सरकार? तो पहली बात, प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग तो हैं, एग्रीकल्चर के अंदर लोग 41-20 करोड़ लोग हैं, लेकिन सिर्फ 15% का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 15% का कंट्रीब्यूशन है। लोग हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं दे रहे, पैसा नहीं निकाल पा रहे। क्या करना होगा इसके लिए? लोगों को सिखाना होगा कि कौन सा काम करे, कौन सा फार्मिंग, हर एक जिनका भी जमीन है उनके सॉइल को टेस्ट किया जाए और क्या उस सॉइल में उगाया जा सकता है वो सरकार बताए। एक्सपोर्ट, बाहर वाले लोग वर्ल्ड क्या डिमांड कर रही है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार बताए किसान को कि हमें इस चीजों की जरूरत है, ये आप उपजाए। बाहर वाले ये चाह रहे हैं तो सर किसान वो उपजाएगा और बाहर फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बात हुआ। साथ ही साथ और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या टेक्नोलॉजी लाना, कि टेक्नोलॉजी लाया जाए, बताया जाए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाए किसान को, इरिगेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए, जहां सुखाड़ है वहां पर सुखाड़ के लिए पैसा दिया जाए। तो ये सारा काम सरकार को करना चाहिए ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े। जो अभी जीडीपी के अंदर 15% है वो 15% से बढ़ करके 30% हो जाए। कितना परसेंट? 30% अगले 5 सालों के अंदर हो जाए। सरकार को हर एक डिस्ट्रिक्ट को चूज करना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के सॉइल में ये खासियत है, इस सॉइल में ये चीज होना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट को चूज करे और वहां पे बताए कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज उपजाना है, सॉइल के अकॉर्डिंग कि कैसा वहां का जमीन है उसके मुताबिक। तो ऐसे करके आप जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को 30% बढ़ा सकते, क्योंकि लोग हैं, काम मौजूद नहीं है। काम क्योंकि एक ही जमीन के ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, एक कट्ठे की जमीन है उसके अंदर 10 लोग लगे हुए हैं उपजाने के अंदर, तो ये रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है ये।
आप अगर गांव में अगर रहते होंगे, गांव वाले से पूछेंगे कि आपके पास अगर जमीन है तो कितना आप एक साल के अंदर उपजा लेते हैं या कितना कमा लेते हैं। नॉर्मल इंसान बोलेगा, आम किसान बोलेगा इतना कि जितना खा सके, जितना खा सके। हाँ, थोड़ा अच्छा किसान होगा तो वो बोलेगा हाँ 3-4 लाख रुपए हमारा फायदा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किसानों की कितनी आय है हमारे देश के अंदर। लगभग 90% किसानों की आय हमारा जो देश के अंदर है वो 10 से 15,000 से कम है। 10 से 15,000 से कम है। अब आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या बीतेगा। ना वो अच्छे से बाल बच्चे को पढ़ा पाएंगे, ना वो अच्छे से बुढ़ापा काट पाएंगे, ना वो अच्छे से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका हो पाएगा, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। तो इसलिए किसान अगर हमारा यहाँ है, ज्यादातर हमारा लेबर फोर्स यहाँ है, तो इसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि अगर गलती है तो गलती से भागो नहीं, गलती को सही करो। अगर हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर के अंदर गलती है तो उस गलती को सही करो और कि बताओ कि क्या होगा, और बाहर एक्सपोर्ट करो और वहां से पैसा कमाओ। ठीक है, तो पहला हुआ कि एग्रीकल्चर के थ्रू आप रोजगार दे सकते हैं। दूसरा हमारा इंडस्ट्री। भारत जो है, भारत में फेज क्या आया कि भारत पहले था एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड था। उसके बाद भारत डायरेक्टली सर्विस सेक्टर के ऊपर जंप कर गया। इंडस्ट्री सेक्टर का फेज कभी आया ही नहीं भारत में, कभी इंडस्ट्री उद्योग लगा ही नहीं, उस फेज कभी नहीं आया इंडिया के अंदर। डायरेक्ट वो सर्विस सेक्टर के अंदर आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म 1990 के बाद सीधे वो सर्विस सेक्टर के ऊपर जंप कर गया। इंडस्ट्री सेक्टर इंडिया के अंदर आया ही नहीं फेज। इसलिए इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, मात्र 20 से 22%। 20 से 22%। और जीडीपी में भी 20 से 22% हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेबर फोर्स 12 करोड़ है। इसमें भी क्या करना चाहिए सरकार को, हमारा जो जिस चीज में कॉम्परेटिव एडवांटेज है वैसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहिए। कॉम्परेटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? कॉम्परेटिव एडवांटेज कहते हैं कि विश्व में आप कौन सा चीज सबसे सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस चीज को कहते हैं कॉम्परेटिव एडवांटेज। कि विश्व में आप सबसे सस्ता क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो चीज आप सस्ता विश्व में प्रोड्यूस कर सकते हैं वैसे चीज को यहां पे बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं, उसका बनाएं और वो बाहर एक्सपोर्ट करें। तो कहो भारत का जो कॉम्परेटिव एडवांटेज है वो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होता है? जिसमें लोग लेबर ज्यादा काम करे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोग हैं भारत के अंदर, पॉपुलेशन बहुत है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में कॉपरेटिव एडवांटेज। तो अगर बात किया जाए कि क्या कौन सी इंडस्ट्री खोला जा सकता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है लाइक क्लॉथ का, कपड़े की, जूते की, चप्पल की, लेदर की। तो ये सारे इंडस्ट्री खोले जा सकते हैं और यहाँ पे रोजगार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यहाँ पर जॉब उनको लगेगी और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भारत को वियतनाम जैसे छोटे देश, बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने क्लॉथ में, लेदर में, शूज में, एक्सपोर्ट में बाहर छोड़ दिया। वो सब आगे निकल गए भारत से। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं था, सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान था। तो दूसरा फैक्टर कैसे हम कर सकते हैं चेंज, बढ़ा करके इंडस्ट्री सेक्टर को लेबर इंटेंसिव में, वहां से रोजगार बहुत आएगा। 10% लगभग जो अभी 22-23% कंट्रीब्यूशन है इसका और बढ़ाइए, 30-32% के आसपास करिए। तो ये बात। तीसरा आपका क्या है फैक्टर? तीसरा आपका फैक्टर है कि भारत 2014 के बाद कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है। देयर इज नो ट्रेड एग्रीमेंट से साइन बिटवीन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ भारत ने कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन की। ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि हम इंडिया है, बाहर का कोई यूरोप का देश है, सपोज स्विट्जरलैंड है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया बोलेंगे जो मेरा सस्ता है मैं तुम्हारे यहां बेचूंगा और जो तुम्हारा सस्ता है वो मेरे यहां तुम बेच लेना। इससे क्या होता? इससे होता कि बाहर वाले देश हमारे कंट्री के अंदर आते, वो बनाते कुछ, वो दुकानें खोलते, वो इंडस्ट्री खोलते और यहां के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन भारत सरकार ने 2014 के बाद 8 सालों तक कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया किसी भी देश के साथ। इसलिए बाहर वाले जो है वो भारत में आना बंद कर दिए। साथ ही साथ टैक्स कर बाहर वाले के ऊपर बढ़ा दिया गया। तो बाहर वाला तो आ नहीं रहा। तो जो बाहर वाला जो इंप्लॉयमेंट देता था, रोजगार देता था थोड़ा, वो अब रोजगार नहीं हो रहा है। तो हमारा इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करना चाहिए। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसे अलग अलग कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। सो ये बात हुई कि ये सारे सजेशन जो सरकार को है।
तो ये आपका पूरा वीडियो हुआ ऑन यूथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए फिर हम कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।